आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन की और मैं डेली करंट अफेयर्स आपको देता हूं, आप इसको पढ़िए। जो पीडीएफ है आपको हमारी वेबसाइट studyglows.com से मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करिए। तो ये आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हर जगह यूपीएससी तो है ही है, पीसीएस और हमारा लक्ष्य बैच भी हमने चलाया हुआ है। तो जो बच्चे लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना चाहें तो इस बार यूपीएससी हम आपके लिए हम जो है वो करवाएंगे। तो बेसिकली पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या है पेपर 2 भाई? हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या कंट्रोवर्सी हो गई है, सबसे पहले तो हम देखते हैं। आपको पूनम पांडे याद है? पूनम पांडे जो कि अश्लीलता की वजह से अक्सर न्यूज में रहती हैं, कुछ लोगों की बड़ी फेवरेट होंगी ऑब्वियस रीजंस की वजह से। तो पूनम पांडे ने एक पोस्ट डाला था कुछ महीने पहले कि उनकी डेथ हो गई है। अब उनकी मौत हो गई है, क्यों मौत हो गई है? उनकी मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर की वजह से। बड़ी डिबेट हुई, बाद में ये एक पीआर स्टंट था, कुछ नहीं हुए, बस फर्जी डाल दिया था ताकि लैमलाइट में आ सके। लेकिन कम से कम सर्वाइकल कैंसर पे बात होने लगी। तो अब सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी। अब ये जो वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर को बढ़ने से रोक देगी और डेथ से रोक देगी। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, समझ रहे? मतलब एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी ऐसी है कि बहुत लोगों की जान लेती है। कुछ कैंसर जैसे औरतों में स्पेशली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है ना, औरतों में। तो अब एचपीवी ये जो वायरस है, क्या ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है? ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि 200 स्ट्रेन्स में से कुछ ही स्ट्रेन्स मिले हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ये कैंसर को बढ़ाता है। अब एक चीज समझिए, जैसे कोविड है, वैक्सीन करती क्या है? जैसे कोविड-19, कोई भी वायरस कैसे काम करता है? वायरस आपके सेल को अटैक करता है, सेल आपका प्रोटेक्टेड है, उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे कोविड का एग्जांपल लेते हैं, ACE2 रिसेप्टर होता है। तो जो कोविड का किसी भी वायरस का प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या करता है? वो प्रोटीन आपके सेल से ज्वाइन हो जाता है और सेल से ज्वाइन, अब देखिए जो वायरस है उसके अंदर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अंदर है सूचना। क्या सूचना? कि वो आपकी बॉडी को चेंज कर देगा। ये ठीक वैसे ही है कि एक आदमी आपके घर के अंदर आना चाह रहा है और अगर वो आपके घर के अंदर आ गया तो आपका घर वो तहस नहस कर देगा। अब वो तहस नहस कैसे कर देगा? आपके घर को बदल के, समझ रहे हो? जो इंपॉर्टेंट चीजें घर के बाहर फेंक देगा, खतरनाक चीजें घर के अंदर ले आएगा। लेकिन घर के अंदर आने के लिए उसको ताला खोलना है और वो ताला इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही वायरस काम करता है। वायरस बेसिकली जो, जैसे अब कोविड में ACE2 रिसेप्टर्स है, वो ताला है और कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है। तो जैसे ही ताला चाबी में गया तुरंत जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है अंदर, यानी कि वो इंसान आपके घर के अंदर आ गया। अब उसके बाद जैसे ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपनी देता है, आरएनए वायरस है, तो जैसे ही वो आरएनए वो जीन्स में बदलाव करेगा, तुरंत वो सेल्स में बाकी सेल को बोलेगा, अरे रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। एक सेल इन्फेक्ट होगा, बाकी के सेल तुरंत इन्फेक्ट होने लगेंगे, यानी कि आपका पूरा घर बर्बाद। अब इसको लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन क्या करती है? वो उसी वायरस को मिमिक करती है। एग्जांपल के तौर पे चिकन पॉक्स, मम्स, एक बार आपको हो गया, डेंगू दोबारा नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक बार आदमी घर आया, तहस नहस करके वहीं पे रह गया। अब आप वहीं पे ही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालें। ऐसे आपकी बॉडी को समझ में नहीं आता कि कौन सा ये नया वायरस आ गया है, लेकिन आपके पास सारे मैकेनिज्म है, आपके पास हथियार हैं। आपने डंडे से मार मार के निकाल दिया, उसे निकाल के दिया, उसको बैठा दिया और उसके बाद यह सुनिश्चित किया कि इस जैसा आदमी दोबारा हमारे घर में ना आए। बॉडी भी ऐसे ही करती है। बॉडी क्या करती है कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करती है राइबोसोम्स की हेल्प से। मतलब वो क्या करती है कि वो आपकी बॉडी को सुरक्षित कर लेती है। कैसे? अगर इसी तरीके का वायरस एक बार कोविड हुआ, दोबारा कोविड नहीं आएगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी को पता है ये वायरस क्या काम करता है। तो वैक्सीन यही करता है, वैक्सीन उसी वायरस को मिमिक कर देता है, समझ रहे हो? तो अब वायरस को मिमिक करता है, तो आपकी बॉडी को पता है कि ऐसे वायरस को हम कभी भी बॉडी के अंदर नहीं लेंगे। ओके, लेकिन मान लीजिए कि अब जैसे कोविड है, अब कोविड में आप रेबीज का वायरस डाल रहे हो, तो फायदा थोड़ी ना है। वैक्सीन आप वही बनाओ ना जो वायरस की हो। तो यही एक डिबेट है कि जो आपने एचपीवी वैक्सीन को बना दी, पैपिलोमा वायरस कैंसर बनाता है, लेकिन क्या यह वायरस सच में कैंसर बनाता है? अभी तक ये प्रूवन नहीं है। ज्यादातर औरतें जो हैं सर्वाइकल कैंसर से जो मरती हैं वो एचपीवी पॉजिटिव हैं। बट आदमी और औरत की बात करें, जो एचपीवी पॉजिटिव हैं
उनको वायरस इंड्यूस्ड कैंसर नहीं मिलता है। समझ रहे हो? यानी कि जो औरतें मर रही हैं ज्यादातर वो एचपीवी पॉजिटिव हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एचपीवी पॉजिटिव को कैंसर हो जाए। ओके, तो इसीलिए वैक्सीनेशन की बात करें तो थोड़ा सा सिलेक्टिव हमको होना पड़ेगा कि रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, कंटेजियस या फिर ट्रांसमिशन। तो इंडिजीनियस एचपीवी वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसा हुआ? तो हमारे देश की जो वैक्सीन के जिसने मोर्चा संभाली है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये आप देख सकते हैं सर्वेवैक इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 20 साल का डिले, क्योंकि पेटेंट इसका अमेरिका के पास था। अब जिसने पहला बनाया उसके पास पेटेंट हो सकता है, होता था, आप नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद 20 साल के बाद वो पेटेंट खत्म हो जाता है। तो 20 साल भारत ने वेट किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी वेस्टर्न नेशन के पास इसका पेटेंट, और जैसे ही वो खत्म हुआ तुरंत हमने बनाना शुरू कर दिया। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया ताकि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ा जा सके, जैसे हेपेटाइटिस के लिए हमने यूज किया था। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये जो टेक्निक है ये 1970 से काम कर रही है। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ इस वैक्सीन ने काम, इस तरीके की टेक्निक ने काम किया था जो आरडीएनए वैक्सीन है। राइट, बेनिफिट्स क्या है एचपीवी वैक्सीन के? सबसे पहली बात तो आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए। जो भी आपको बोल रहा है वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए वो पागल है, उसकी बात मत मानिए, फर्जी की बातों में मत जाइए, साइंस पे जाइए। ओके, उसके बाद आमतौर पे कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, तो कॉस्टली ट्रीटमेंट आपका कम होगा। बाकी एचपी, देखिए ये सिर्फ कैंसर की बात नहीं, लेकिन ये वायरस और भी बीमारियां फैला देता है, तो उसके खिलाफ भी आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। हेल्थ केयर को एम्पावर करेगा, आप ज्यादा सजग होंगे इसको लेकर। और क्योंकि सर्वाइकल, भाई देखिए सर्विक्स ये ऑर्गन कहां वुमेन्स में होता है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्टिव होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और सेक्सुअल हेल्थ को भी ये प्रमोट करता है। राइट, अगर पेटेंट की बात करें तो इसका इंपैक्ट क्या है? देखिए वैक्सीन इस समय प्राइवेट सेक्टर बना रहा है ज्यादातर, क्योंकि पेटेंट के लॉ में चेंजेस हुए हैं। तो पहले सरकार बनाती, लेकिन अब प्राइवेट बना रहा है, जो कि ज्यादा सही है। अमेरिका ने अपने पेटेंट एक्ट को अमेंड किया 1980s में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ जिनको बोलते हैं, ठीक है, इसका आप पेटेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें साइंटिस्ट हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक बार अगर आपने इसको बना लिया, कोई भी चीज आपने बना ली, तो आप एक निश्चित समय तक आप उस चीज को बना नहीं सकते, दूसरा इंसान उसको बना नहीं सकता, क्योंकि पेटेंट उसके पास है ना। लेकिन अमेरिका ने इस एक्ट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी। बेल डोल एक्ट आया, बेल डोल एक्ट, जिसने जो पब्लिकली फंडेड साइंटिस्ट हैं वो कंपनी बना सकते हैं अगर जीएमओ और लाइव प्रोसेसेस इसकी वैक्सीन या अगर इसके लिए काम कर रहे हैं तो। ओके, फिर WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि बहुत पहले से ही है ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स 1995 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रिप्स देखता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहे हो, तो आपको अलग थलग कर देता है। वैक्सीन डेवलपमेंट और इनोवेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ। भारत की बात करें तो भारत में 1970 का इंडियन पेटेंट एक्ट है। ठीक है, प्रोसेस को पेटेंट करता है, प्रोडक्ट्स को नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस उसको, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसा मसाला बनाया सब्जी में डालने का जिससे कोई भी बीमारी नहीं होती, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप पेटेंट कर दीजिए कि आखिरकार उसमें हमने क्या डाला है, क्या प्रोसेस है, कितने टेम्परेचर पे बॉईल किया है। बट प्रोडक्ट को आप पेटेंट नहीं कर सकते। पता चला जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को पेटेंट कर दिया। अरे भाई बहुत सारे मसाले के प्रोडक्ट कोई भी ला सकता है, तो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता। एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत एक्सेप्शन है, भारत में बात कर रहा हूं। तो अब इस पॉलिसी ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। भारत एक ग्लोबल लीडर बना। आज फार्मास्यूटिकल में भारत एक ग्लोबल लीडर है। भारत की कंपनीज ने एफोर्डेबल जेनेरिक ड्रग्स बनाए। आपको मैं बता दूं कि भारत के जो दवाइयां हैं, भारत में जो इलाज है सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में, और क्वालिटी इलाज है। इनफैक्ट बाहर से लोग जो है यहां पे आते हैं, यहां पे तो आप 500-1000 में से डॉक्टर को दिखा देते हैं। अगर आप बाहर हो गए ना तो 50-60 हजार रुपए लगते हैं। समझ रहे हो इंपैक्ट क्या रहा है प्रोसेस पेटेंट्स का? भाई जाहिर सी बात है कि जो जैसे फर्स्ट आरडीएनए वैक्सीन जब हेपेटाइटिस बी में आई, तो इसी पेटेंट, ये जो पूरा प्रोसेस आया है, ये जो लॉ आया है, इसने इसको धक्का मारा।
बहुत जल्दी जो है वो प्रोडक्शन हमको देखने को मिला। लिमिटेशंस थे, लेकिन फिर भी हमको कॉस्ट में डिडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट है जो आप खरीदते हो वैक्सीन की, जो कॉस्ट है वो कम हुई। मेडिकेशन, दवाइयां सब तक गई। जो डेवलप्ड कंट्रीज जो देते थे भाई पेटेंट, मतलब यही कि जैसे अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा दवाई, बहुत ऐसी दवाई है जो कैंसर को ठीक कर दे, लेकिन अमेरिका वो आपको नहीं देगा। अगर आपको वो टेक्नोलॉजी दे देगा, मतलब वो प्रोसेस बता देगा, तो फिर कैसे होगा उसका? फिर तो दिक्कत है, फिर वो पैसे ही नहीं कमा पाएगा। लेकिन एक ये भी डिबेट है कि क्या इसको इस नजर से देखना चाहिए। भाई देखो, उसने, अमेरिका ने मान लो कि जैसे इसी कैंसर वैक्सीन पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो उसके करोड़ों रुपए तो पानी में चले जाएंगे, इसीलिए पेटेंट नहीं शेयर किया जाता। लेकिन एक टाइम के बाद, 20 साल बाद पेटेंट शेयर कर दिया जाता है। ओके, अब डीएनए वैक्सीन, जो ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इसमें काफी डिले हमको देखने को मिले। हमने खुद की वैक्सीन जो है वो निकाली है, बट इसमें 20 साल लग गए। ओके, जैसे ही पेटेंट प्रोडक्ट्स का एक्सपायरेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी 2000 रुपए में आपको ये वैक्सीन मिलेगी। प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आगे जाके ये कम होगा। हालांकि आपको बता दो कि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको सपोर्ट करता है। तो भाई इसकी, इस वैक्सीन की कॉस्ट वैसे तो 7-8 हजार होगी, तो अब इनके सपोर्ट की वजह से प्राइसिंग जो है वो कम हुई, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स की बात करते हैं, तो सरकार ने यह बोला है कि भाई 500 रुपए का वैक्सीन होनी चाहिए, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, महंगी वैक्सीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमने एक आंसर राइटिंग का कोर्स निकाला है, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कोर्स है हमारा, सिर्फ 600 रुपए का। भले ही सरकार ने बोला वैक्सीन 500 के, हमारा कोर्स 600 रुपए का है। तो आप ये समझिए कि इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तुरंत आंसर आपके चेक किए जाएंगे। आज आखिरी दिन है, 12 बजे सेल खत्म करेंगे, फिर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ये। तुरंत इवैल्यूएशन होगा, आंसर राइटिंग इवैल्यूएट किया जाएगा, कैसे आंसर लिखना ये बताया जाएगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ऐप और वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज को ले सकते हैं और आपको वेब एक्सेस भी मिलेगा। तो सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम, जिसने कमाल कर दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं, एप्पल ने इस स्कीम के तहत जो है वो यहां पे फैक्ट्रीज ओपन की और बहुत फायदा मिला। पीएलआई स्कीम एक बढ़िया स्कीम है। ये व्हाइट गुड्स के लिए इस स्कीम को जो है वो ला दिया गया है। तो पेपर 3 इकोनॉमी के लिए सुपर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब अभी व्हाइट गुड्स के लिए क्यों? ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। देखिए, आप ये समझिए कि व्हाइट गुड प्रोडक्ट्स क्या है? एसी, एलईडी लाइट्स, राइट। होता क्या है कि एक प्रोडक्ट होते हैं जो आप बाहर से मंगाते हैं। जैसे एसी की बात कर लेते हैं आप। एसी मित्सुबिशी कहां की कंपनी है? कोरियन कंपनी है वो, ठीक है ना। आपकी जो ओ जनरल है वो अमेरिकन कंपनी है, राइट। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती हैं? ये देखिए, ये कंपनी आपको एसी देती है, लेकिन ये बाहर की कंपनी है, ठीक है ना। सॉरी, जापान की कंपनी है मित्सुबिशी, आई एम रियली सॉरी। ये बाहर की कंपनी है, महंगे एसी आते हैं। दूसरा होता है कि घर में ही एसी बन जाए, राइट। जैसे एलजी हो गया, मित्सुबिशी तो बाहर की कंपनी है, घर में एसी बना दो। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बोला है कि भाई पीएलआई लॉन्च करो, ठीक है। तो व्हाइट गुड्स में बेसिकली जैसा हमने बताया, एसी हो गया, एलईडी लाइट्स हो गया। व्हाइट गुड्स बेसिकली जो आपके हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। बेडशीट हो गया, टेबल क्लॉथ्स हो गया, टॉवल्स हो गया, है ना। तो दे आर बेसिकली व्हाइट गुड्स जो आमतौर पे आप घरों में यूज करते हो, ओके। तो इसके लिए पीएलआई बढ़िया रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि लार्ज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि आप घरों में यूज कर सकते हो, किचन में यूज करते हो, लॉन्ड्री में यूज करते हो, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, कुकर्स हो गया, ये सब व्हाइट गुड्स में ही आ गए, ओके। तो बेसिकली ये आया है जो व्हाइट इनेबल फिनिश, आपके दांतों में इनेबल होता है ना प्रोटेक्शन, वो व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसे ही इन अप्लायंसेस में आप देखोगे तो सफेद होता है ये, बिल्कुल ठीक है, एकदम पॉलिश्ड होता है। और क्योंकि ये घर में काम आता है तो इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, है ना। तो हर कोई इसको यूज करता है। तो ये गुड्स पे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कमाल करेगी।
अब इसने इस एप्लीकेशन को, मतलब जैसे मान लीजिए आप इनमें से कुछ भी बनाते हैं, व्हाइट गुड्स में कुछ भी आप बना रहे हैं, जैसे आप फ्रिज, एसी, एनीथिंग यू आर मेकिंग, तुरंत अप्लाई कर दो। 15 जुलाई से लेकर 12 अक्टूबर तक कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन को ओपन किया है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही जबरदस्त है। अभी तक 66 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया गया है पीएलआई व्हाइट गुड्स स्कीम में। कितना इन्वेस्टमेंट है? 6,962 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट बताना पड़ता सरकार को। देखिए आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा, आपको जो अगर लैंड परचेस करेंगे, बिजली का बिल, इन सब में इंसेंटिव देती है सरकार, पीएलआई इसीलिए ही है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ओके, तो पहले क्या होता था कि आपको एनुअल इंसेंटिव्स मिलते थे, लेकिन अब आपको क्वार्टर नहीं मिलेंगे। साल में आपको, साल में अंत में सरकार पीएलआई के तहत, ये जो स्कीम के तहत है, वो आपको इंसेंटिव देती थी, लेकिन अब आपको हर 3-3 महीने पे इंसेंटिव मिलेंगे, ताकि पैसे का फ्लो जो है वो ना रुके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा हो, और जो लोगों को सामान मिल रहा है वो भी बढ़िया हो। पैसे आएंगे तो सामान अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, बिजनेस आपका चलता रहे। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सर्वाइव कर सके वो, राइट? ये चीज है। और एप्लीकेशन में इंक्लूसिविटी, जो नए एप्लीकेंट्स और एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज, हर कोई अप्लाई कर सकता है इस रिवाइज्ड विंडो के तहत। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज यानी कि जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको पीएलआई मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा। हायर टारगेट सेगमेंट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को टारगेट, जैसे अभी आप एग्जांपल 1 लाख लोगों के लिए बना रहे थे, तो आप 10 लाख लोगों के लिए बनाइए, तो सरकार उसमें आपको ज्यादा इंसेंटिव देगी, है ना? तो बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने के लिए यह काम किया गया है। अब अगला करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्या होता है ये? किसके किसके पास ई व्हीकल है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। पेपर 3 सुपर्ब, आईटी मतलब साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एनवायरमेंट के लिए भी। तो सस्टेनेबल इंपल्स यानी कि क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको चाहिए, सस्टेन करना है वर्ल्ड को। देखो गुरु, सस्टेन करना है, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको इस धरती पे रहना है, तो आपको कार्बन एमिशंस को खत्म करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे बेटा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रिक आता है, क्योंकि इसमें एनर्जी, कार्बन एमिशन 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे आ रहे हैं गुरु। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए, सोलर पैनल लगवा लो, सोलर पैनल भी महंगे आते हैं, लेकिन भले ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में फायदा है। फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये स्कीम बहुत बढ़िया करी रही, अभी तो इसका फेज 2 चालू है। ब्रेकिंग क्या है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ब्रेकिंग तोड़ने वाला ब्रेकिंग नहीं है ना, ये ब्रेक लगाने वाला है। तो ब्रेक मतलब होता है जब आप व्हीकल को ब्रेक नहीं लगाते अपने, ब्रेकिंग अक्सर लोगों को लगता है BREA, वो तोड़ना होता है। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक, जा रही हैं 200 की स्पीड से गड्डी, छलंग मर दी गड्डी, मेरे वो एम्पलीफायर गाना था ना, स्पीड में 200 की भी चलना, तो 200 में जैसे आप स्पीड ब्रेक मारोगे तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी। इतने स्पीड में कभी ब्रेक नहीं मारना चाहिए। तो ब्रेक मतलब वही है कि जब आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि आप एकदम से आप काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बस सिंपल शब्दों में ½ mv² k = बहुत न्यूमेरिकल्स लगाए हैं यार, कोई बात नहीं, लीव इट। बस आपकी जब मूव कर रही है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और जब आप रेस्ट पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? डेसिपेट होती है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी पे आते हो ना, आप रुक जाते हो एक तरीके से। तो बहुत सारे मैकेनिज्म जैसे डिस्क ब्रेक आए हैं। डिस्क ब्रेक और बढ़िया है कि तुरंत आपकी व्हीकल रुक जाए, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी का कन्वर्जन होता है भाई, आपको पता है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ अनदर, राइट? इंडक्शन ब्रेक्स होते हैं जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? ये तो पहला सुना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे एक्चुअली जो आपकी एनर्जी कन्वर्ट होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी वेस्टेज कम होगी, एनर्जी लॉस जो होता है जिसको कहते हैं। ये इनोवेटिव सिस्टम है, कमाल है, आपकी वही एनर्जी यूज हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब आप ब्रेक लगाते हो तो जैसे काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी में वो एनर्जी लॉस हो गई। इस दुनिया में बस एनर्जी लॉस हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल, तो एनर्जी लॉस है बस।
मैं बोल रहा हूं एनर्जी लॉस हो रही है, अब इसको मैं यूज थोड़ी ना कर सकता हूं, दोबारा से एनर्जी डाल दी अपने आप। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी व्हीकल में काम आएगी। तो जैसे जैसे व्हीकल स्लो होता है, क्योंकि देखिए कैसे व्हीकल स्लो होगा, आप इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट इंजन का रोल होता है, और इंजन से सारी वायरिंग जो है वो कनेक्टेड होती है। पेट्रोल में इंजन में पेट्रोल जाता रहता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, ये मैंने कवर किया है, अलग लेक्चर हो जाएगा, ये वीडियो मैंने पूरा बताया कैसे ये इंजन काम कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे व्हीकल जो है वो स्लो डाउन करता है, तो जो ट्रैक्शन मोटर है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल की बात है, तो जहां अब यहां पेट्रोल एनर्जी नहीं दे रहा है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिल रही है, आप समझ रहे हो। तो जो ट्रैक्शन मोटर है वो जनरेटर की तरह काम करता है। अब काम हो गया, एक बार मोटर घूमने लगेगी, बिजली, हम मोटर घुमा के ही चक्का घुमाएंगे तभी हमको एनर्जी मिलती है। हमारे यहां बिजली कैसे आ रही है, बड़े बड़े जनरेटर है, उसमें मोटर लगी है, तड़ाक से मोटर घूमती है। मोटर कैसे घूमती है, कोयले से, कोयले को गर्म करते हैं, भाप निकलती है, भाप मोटर घुमा, बहुत तेज टरबाइन घुमाता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ऐसे ही गाड़ी में भी मोटर लगा दी है। तो ये जो ट्रैक्शन मोटर है ये जनरेटर की तरह काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि व्हीकल बैटरी में स्टोर होती है। तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी एनर्जी, आप ब्रेक से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब अगर इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, डायनेमिक ब्रेकिंग का एक फॉर्म है। ओके, डायनेमिक मतलब जो चल रहा है, ठीक है, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है। ओके, तो ये चीज है। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, डेसिपेट हो जाती है, तो वो तो एनर्जी लॉस हो गया। लेकिन ठीक है कि दोनों ही तरीके को आप यूज कर सकते हैं। मोटर को ऐसे जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं। मोटर और जनरेटर की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आप लगाओगे ही लगाओगे कॉइल्स, आप खूब, एक कॉइल होती है उसकी, आप मतलब एक सोलोनाइड होता है, जो भी आप कंडक्टर होता है उसके अंदर खूब कॉइल लगाते हो, फिर करंट दौड़ाते हो, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। सिंपल, द करंट, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सेवर्ट लॉ। सब याद है बेटा, सब याद है, आप उनको समझ रहे हो, जो साइंस के स्टूडेंट है समझ रहे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरैक्शन है और इलेक्ट्रिक करंट, दे अलाउज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सिंपल। सो मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल मोशन को जनरेट करते हैं, राइट। जनरेटर क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उल्टा है। ओके, चैलेंजेस है, आसान नहीं है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की अगर बात करें, क्योंकि पहली बात तो बहुत बढ़िया है, एनर्जी रिकवरी आपकी होगी, लेकिन लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात तो आपकी व्हीकल पूरी तरीके से रुकेगी नहीं, तो ब्रेकिंग सिस्टम तो चाहिए। आपकी चलती रहेगी आपकी गाड़ी, तो हमको तो रोकना है। साथ ही साथ लोअर वेलोसिटी पे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अगर आप कम स्पीड पे हो तो बेकार है ना। और क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए पहाड़ों पे आप गए, अब धीमे 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 आपकी ये गाड़ी रुकेगी, तो अब क्या होगा कि आप एकदम से ब्रेक मारोगे तो गाड़ी आपकी नीचे ही चलती चली जाएगी, वो एकदम से नहीं रुकेगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो अल्टरनेटिव एनर्जी रिकवरी मेथड्स क्या है, भाई फ्लाई व्हील्स और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स भी हैं, जो बाकी अल्टरनेटिव जो है वो आपको देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सको। ओके, तो ये चीज है। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए।